डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा अध्ययन विषय है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल और इसमें हम अध्ययन करेंगे कंटूर लाइंस यानी कि समोच्च रेखाएं। तो इसमें हम समोच्च रेखाएं के अर्थ, परिभाषा और समोच्च रेखाओं को प्रदर्शित करने की जो विधि है यानी कि मेथड ऑफ सॉल्विंग कंटूर लाइंस और समोच्च रेखाओं द्वारा जो विभिन्न स्थलाकृतियों का प्रदर्शन है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें समोच्च रेखाओं का कंप्लीट अध्ययन करेंगे और आपको फाइल बनाने के लिए इसे स्क्रीनशॉट करने का भी समय देंगे। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं, इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे समोच्च रेखाओं के अर्थ या कंटूर लाइन का अर्थ क्या होता है। समोच्च रेखा वे कल्पित रेखाएं हैं जो धरातल पर समुद्र जो तल है उसके समान ऊंचाई वाले जो समीप के बिंदु है उसको जोड़ती है। यानी कि ये हमारा क्या है, धरातल है और ये हमारा समुद्र तल है जहाँ पर क्या है, जल रहता है, ठीक है। ये हमारा समुद्र तल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, धरातल है। तो इसके समान ऊंचाई वाला क्षेत्र ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये धरातल गया, ये हमारा समुद्र तल है। तो ये जो समान ऊंचाई है इसको मिलाने वाली जो रेखा होता है ये इस प्रकार से कुछ बने रहते हैं। इसमें लिखा रहता है 1000 मीटर या इस प्रकार से 2000 मीटर। इस प्रकार से जो समान ऊंचाई को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को कहा जाता है कंटूर लाइन या समोच्च रेखाएं। तो ये मानचित्र में ये रेखाएं जो है सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित करते हैं, जिसमें हम जो स्थानिक ऊंचाई है उसका क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समोच्च रेखाओं का अध्ययन करने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना आवश्यक है। यानी कि हमें समोच्च रेखाओं को जो अध्ययन है उसके लिए कुछ और तथ्य है जिसको जान लेंगे तो हमें समोच्च रेखा अध्ययन करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो उन तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं ताकि हमें आगे भविष्य में यदि समोच्च रेखाएं पढ़नी पड़े तो कोई समस्या ना आए। तो इसमें है, फर्स्ट है औसत समुद्र तल व आधार तल रेखा। ये क्या होता है ये देखते हैं। इसमें औसत समुद्र तल व आधार तल रेखा, इसका तात्पर्य होता है एक निश्चित समुद्र तल स्थान की निश्चित समय पर अंकित समुद्र तल की स्थिति बनाने वाली सतह या तल रेखा। यानी कि इसमें कहा गया है एक निश्चित समुद्र तल, यानी कि हमें एक समुद्र तल पर जाना है, उसका निश्चित मान अंकित करना है, उसकी स्थिति को बनाने वाली जो तल या रेखा है उसी को क्या कहते हैं, हम औसत समुद्र तल या आधार तल रेखा कहते हैं। जैसे कि हम एक क्या ले लिए, जैसे कि हिंद महासागर का एक तल ले लेते हैं। तो ये हमारा भारत वाला क्षेत्र है, ये समझ लीजिए दक्षिण वाला, और ये हमारा क्या है, हिंद महासागर है। अब इसका हम यहाँ पर से एक तल ले लेते हैं, ये वाला देखिए, ये हम ले लिए, ये हमारा क्या हो गया, हिंद महासागर का आधार तल कहलाएगा हमारा, भारत के पास से ये, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि इसमें एक निश्चित समुद्र तल या स्थान की निश्चित समय पर अंकित समुद्र तल की स्थिति बनाने वाली जो सतह है या रेखा है उसको क्या कहते हैं, औसत समुद्र तल या आधार तल कहा जाता है, ठीक है। इसी समुद्र तल से धरातलीय ऊंचाइयां मापी जाती है। यानी कि वहीं से क्या करते हैं, फिर धरातल की जो ऊंचाई है उसको मापा जाता है। जैसे कि हम अभी भारत को देखे हैं ऐसे, तो इसमें क्या है, ये इधर से हमारा जो हिंद महासागर है वो प्रारंभ होता है। अब ये समुद्र तल का ये लास्ट रेखा है जहाँ जल बराबर है यहाँ से, फिर इधर से हम जैसे ही इधर नापेंगे तो इसमें क्या होगा, मीटर में ये नापाते जाएगा जो भारत की ऊंचाई है वो भूखंड है वो, इस प्रकार से। ये देखिए, भारत में यह तल चेन्नई के निकट समुद्र तल में ज्वार के समय की औसत ऊंचाई सतह पर मानी गई है। यानी कि चेन्नई कहाँ है आपस, जो ये वाला क्षेत्र है आपका, तो यहाँ पर आपको चेन्नई मिल जाएगा, ठीक है। तो जो चेन्नई है वो क्या है, समुद्र तल के बहुत ही निकट है। जो क्या होता है, ज्वार होता है तो उसमें क्या होता है, जो तरंग है समुद्र की वो ऊपर उठता है, जो जल है वो, तो वो क्या हो जाता है, जो चेन्नई वाला क्षेत्र है हमारा, भारत का चेन्नई वाला जो क्षेत्र है उसके बहुत ही निकट पहुंच जाता है। यानी कि उसकी औसत जो ऊंचाई है वो समुद्र सतह के बराबर मानी गई है, ये उसको बता रहे हैं, एग्जाम्पल दिया है हमारे भारत को, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला, इसके महत्वपूर्ण टॉपिक है समोच्च रेखा अंतराल। यानी कि समोच्च रेखाओं के बीच में जो अंतराल आता है उसको बताया गया है। मानचित्र में दो समोच्च रेखाओं के मध्य ऊर्ध्वाधर अंतराल पड़ता है या अंतर पड़ता है, उसे समोच्च रेखा अंतराल कहते हैं। यह दो सन्निकट समोच्च रेखाओं के
मान के अंतर को प्रकट करता है। यानी कि जैसे कि ये हमारा क्या है, ये 1000 मीटर हो गया। अब यहीं से हमारा क्या गुजरा है, यहाँ से हमारा 2000 वाला मीटर गुजर गया मान लीजिए, तो इनका बीच का जो अंतर है वो हमारा क्या निकलेगा, इन दोनों के मध्य का समोच्च रेखा अंतराल निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समोच्च रेखा अंतराल। सेकेंड पॉइंट उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फिर है आपका ढाल क्रम और समोच्च रेखाएं। तो आप सभी को पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, समोच्च रेखाओं में ढाल को भी प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं। किसी प्रदेश की स्थलाकृति प्रदर्शित करने के लिए तीव्र ढाल हेतु समोच्च रेखाएं पास पास खींची जाती है और मंद ढाल हेतु इसको क्या करते हैं, दूर दूर खींची जाती है। आपको कोई भी डायग्राम हो, जैसे कि हम क्या करेंगे, ये हमारा भारत का क्षेत्र है, ये क्या है, दक्षिण क्षेत्र है, और ये हमारा भारत का उत्तर क्षेत्र बनाते हैं हम, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये देखिए, तो हमारा इधर का कंटूर रेखा पास पास रहेगा या इधर का रहेगा, तो ये देखिए इधर का क्या है, हमारा मंद ढाल है, ये हमारा दक्षिण वाला एरिया, तो इधर क्या रहेगा, जो कंटूर रेखाएं है वो दूर दूर में रहेगा, समोच्च रेखाएं जो है ऐसे दूर दूर में। ठीक है, लेकिन हमारा जो उत्तर वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र और आपका हिमालय प्रदेश वाला क्षेत्र, वहाँ पास क्या होगा, जो कंटूर रेखा है वो पास पास रहेंगे ऐसे। ठीक है, ये पास पास खिंचाया हुआ रहेगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर जो ढाल है वो बहुत तीव्र है, ये बताया गया है इसमें। इसको अब बस को आपको ध्यान रखना है कि तीव्र ढाल पर क्या हो जाएगा, जो कंटूर रेखा है वो पास पास खींचे जाएंगे और मंद ढाल पर दूर दूर खींचे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि खड़े ढाल पर समोच्च रेखाओं द्वारा जो परस्पर मिले मिल सी दिखाई जाती है। यानी कि जो खड़ी ढाल है उसमें क्या हो रहा है, जो समोच्च रेखाएं आपस में मिल रहे इस प्रकार से दिखाई देता है। जिससे कि ये समोच्च रेखाएं प्रदर्शित की है उसमें ना इस प्रकार से ऐसे बने रहता है, जो समोच्च रेखाएं है ये आपस में मिल रहा है ऐसे दिखाई देने लगता है इस प्रकार से। जैसे कि जलप्रपात की समोच्च रेखाएं और मैदानी भाग की समोच्च रेखाएं बहुत क्या होती है, दूर दूर में बनी रहती है। ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखते हैं समोच्च रेखाओं की विशेषता। इसके बाद हम देखेंगे समोच्च रेखाओं का जो प्रदर्शन करने की विधि है वो देखेंगे। पहले विशेषता अध्ययन कर लेते हैं उसकी। समोच्च रेखाओं की विशेषता में फर्स्ट है, समोच्च रेखाएं समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके वाइवा में पूछी जाती है कि समोच्च रेखा किसे कहते हैं। तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि समुद्र तल से जो समान ऊंचाई वाले स्थान है उसको प्रदर्शित करने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या कहते हैं, समोच्च रेखा कहते हैं। यदि आपको एग्जाम्पल में प्रदर्शित करने के लिए बोल दे, तो आपको वहाँ पर यदि किसी भी प्रकार के डायग्राम बनाने के लिए बोल दे, तो आप इसमें सीधा ऐसे करके बनाना है। इसे जलीय भाग दर्शाना है समुद्र, और इसे आपका स्थल भाग दर्शाना है, ये आपका स्थल रहेगा। ठीक है, दोनों हिस्से स्थल है, तो आपको बोलना है इसको ऐसे मिला देना है आपको। ये देखिए, ये जो रेखा है इसको 1000 मीटर या जितना आप डालना चाहे डाल देंगे मीटर, ये हमारा समोच्च रेखा कहलाता है, ये प्रदर्शित करना है आपको। ठीक है, फिर है सेकेंड, धरातलीय रचना असमतल है। जो धरातल का उसकी रचना क्या है, असमतल है, अतः समोच्च रेखाएं भी ऊंचाई के अनुसार क्या होता है, वक्र के अनुसार चेंज होती रहती है। फिर तीव्र ढाल में समोच्च रेखाएं क्या होती है, पास पास होती है, और मंद ढाल में ये क्या होती है, दूर दूर होती है। तो ये जो विशेषताएं हैं ये आपके जो वाइवा क्वेश्चन है उसमें इसी को पूछा जाता है, क्योंकि इस शॉर्ट रूप में उसके विस्तार को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इसे आप हमेशा याद रखेंगे वाइवा के लिए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, धरातल पर ये काल्पनिक रेखाएं हैं किंतु मानचित्र में वास्तविक रेखाएं हैं, क्योंकि भू सर्वेक्षण द्वारा निश्चित बिंदुओं में खींचा जाता है। ये हमारे धरातल के लिए काल्पनिक है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन मानचित्र के लिए वास्तविक है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम अपने मानचित्र को क्या करते हैं, वास्तविक रूप में प्रदर्शित करते हैं, या हमारे मानचित्र जो प्रदर्शित हम किए हैं उसको क्या करता है, उसको सही दर्शाता है ये जो कंटूर रेखा है वो। फिर है नेक्स्ट इसकी विशेषता, इसमें है पांचवा, इसमें विभिन्न धरातलीय स्थलाकृतियों के स्वरूप का समोच्च रेखाकार विशेष प्रकार का होगा,
जिसे देखकर आसानी से स्थलाकृतियों को समझा जा सकता है। यानी कि जितने भी प्रकार के स्थलाकृति है उसकी अलग अलग अपनी समुच्च रेखाएं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। उसे देखकर ही आप पहचान लेंगे कि ये स्थलाकृति है, इसलिए इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, आपको बताएंगे कि कैसे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है 4, प्राय मानचित्रों में समुच्च रेखाएं भूरे रंग के प्रदर्शित की जाती है। यानी कि आपको कभी भी आप मानचित्र बनाते हैं और उसमें समुच्च रेखा दिखा रहे हैं तो उसको किस रंग में करेंगे? भूरे रंग में। यदि अदर किसी रंग में करते हैं तो उसे या तो सड़क मान लिया जाएगा या नदी नहर मान लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हरे कलर में अगर प्रदर्शित किया जाता है तो उसको और किसी चीज़ के रूप में प्रदर्शित की जाती है और नीले कलर में डाल दिया जाए उसी लाइन को तो वो नदी का रूप ले लेती है और नहर के रूप ले लेती है। तो इसे समुच्च रेखा को प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से जो मानचित्रकार वगैरह थे वो लोग भूरे रंग को प्रदर्शित किए हैं। तो आप भूरे रंग से उसको हमेशा प्रदर्शित करेंगे, या अदर रंग बताएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो वाइवा के लिए ये इसे भी ध्यान रखना है कि समुच्च रेखा को हमेशा भूरे रंग से प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है समुच्च रेखा मानचित्र के किसी भाग की अनुप्रस्थ काट द्वारा धरातल पर पार्श्व चित्र खींचा जा सकता है और अंतःदृश्यता ज्ञात की जा सकती है। यानी कि समुच्च रेखा को किस प्रकार से अनुप्रस्थ काट, जैसे कि हम बताए हैं ये हमारा जो समुद्र तल है और ये हमारा धरातल वाला क्षेत्र है, तो इसमें क्या करते हैं हम समुच्च रेखा को ये इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं समान ऊंचाई को दर्शाने के लिए, ये ऐसे। तो इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट कहते हैं। और जब ये जो गोला है इसको इस प्रकार से काटा जाता है तो ये हमारा क्या होता है? इसको वर्टिकल काट कहा जाता है, लेकिन ये इसको अनुप्रस्थ काट करते हैं जो इस प्रकार से कटाता है। फिर है नेक्स्ट इसकी विशेषता है, अच्छा आप स्क्रीनशॉट नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। और अभी जो अध्ययन किए हैं ये वाला टॉपिक इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और फाइल में राइटिंग ज़रूर साफ बनाइए ताकि एक्सटर्नल वगैरह को किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फिर नेक्स्ट है मानचित्रों में समुच्च रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। यानी कि जो मानचित्र है उसमें क्या होता है, जो समुच्च रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। वो किस प्रकार से, देखिए हम बताते हैं आपको। एक मैप लेते हैं, ये हमारा भारत का मैप समझ लीजिए इसमें दर्शाने के लिए। अभी दर्शाने के लिए ऐसे ही बना दिए हैं, ठीक है। ये हमारा एक भारत का मैप बन गया, देखिए ये यहाँ का जोड़ देंगे, इधर को काट देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम समुच्च रेखा बनाएंगे। तो ये हमारा समुच्च रेखा क्या होता है, इस प्रकार से ऐसे बनते जाता है। कुछ समुच्च रेखा हमारा ऐसे मिला रहता है इधर से ऐसे, लेकिन ये क्या करेगा, इसको काटेगा नहीं कभी। ये ऐसे मिलेगा, फिर ये आपस में आके ऐसे मिल जाए रहेगा, या ये इधर से ऐसे आ जाएगा, या इधर से इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा, लेकिन इसको कभी भी काटेगा नहीं, इसके पास से गुजर जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा इधर से, फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा और यहाँ पास गोल भी बन जाएगा, यहाँ से फिर गोल से इस प्रकार से ऐसे नहक जाएगा, लेकिन इसको कभी भी नहीं काटेगा। समुच्च रेखा आपस में किसी को भी अगला समुच्च रेखा को नहीं काटता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर है मानचित्र में समुच्च रेखा अंतराल घटाकर उसमें अधिक धरातलीय लक्षण अंकित किए जा सकते हैं। यानी कि जो समुच्च रेखाएं हैं उसको अंतराल को घटा करके हम अधिक जो इस धरातलीय लक्षण है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, तथा इसके साथ अन्य विधियों का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि स्थानांकित ऊंचाई, पर्वतीय छाया और आकृति रेखाएं, ये सभी इसकी विधि है। फिर नेक्स्ट विशेषता है कहीं की भी जो प्रवाह प्रणाली है, यानी कि हमारे जल प्रवाह हो या नदी प्रवाह हो, वही जो प्रवाह प्रणाली है उसका अनुसरण करते हैं। यानी कि जो प्रवाह प्रणाली है वो ढाल का अनुसरण करती है। यदि ढाल आपका इधर है तो आपका जल भी इधर ही बहेगा। और समुच्च रेखाएं ढाल के अनुप्रस्थ दिशा में खींची जाती है। यानी कि ये आपका क्या है, ये ढाल है तो इसके अनुप्रस्थ रेखाओं में इस प्रकार से आपका ढाल खिंचाया जाता है।
ठीक है। यानी कि ये आपका जो डायग्राम है उसमें कुछ इस प्रकार से ये अगर डायग्राम है तो इसमें ऐसे बनेगा, ये ढाल में अनुप्रस्थ बनता है ये। अब समोच्च रेखाओं द्वारा स्थलाकृतियों का सही सही प्रदर्शन होता है। कोई भी मानचित्र बनाए या स्थलाकृति बनाए उसका सही प्रदर्शन जो है समोच्च रेखा द्वारा ही होता है। तो ये सभी इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है, आप इसे याद जरूर रखेंगे। फिर एक और विशेषता बच गया लास्ट नंबर का, समोच्च रेखाओं द्वारा समतल मैदानी भूभागों के स्वरूप को ठीक ठीक ज्ञात नहीं हो पाता। यानी कि जो समतल मैदानी भाग है उसमें क्या करते हैं हम, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई सही तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाते, इसलिए समोच्च रेखा द्वारा उसका प्रदर्शन नहीं हो पाता। क्योंकि ऊंचाई को हम क्या करते हैं, अनुप्रस्थ काट में दर्शाते हैं, और उसमें अनुप्रस्थ दिखाएंगे वो क्या दिखाएगा, आपस में जुटे हुए दिखाई देंगे जो हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, एकदम मतलब उसका जो समोच्च रेखाएं हैं वो थोड़ा अलग बनता है। इसी प्रकार दो समोच्च रेखाओं के मध्य ढाल की जो प्रकृति एवं दिशा का ठीक ठीक ज्ञात नहीं हो पाता। यानी कि हम दो समोच्च रेखाएं खींच लेते हैं, उसके बीच की जो दिशा है और प्रकृति है वो नहीं समझ पाते। जैसे कि हम अभी पिछले कुछ टाइम में जो भारत में वो क्या किए, समोच्च रेखा खींचे, तो उसमें क्या हो रहा था, उसके बीच का जो ज्ञान है वो ठीक से नहीं हो पा रहा था, या दिशा और प्रकृति वो जहाँ पर पाए वहीं पर वो खिंचा रहा था, वैसे ही वो होता है। और मानचित्र में किसी भी स्थान पर बिंदु की सही ऊंचाई ज्ञात नहीं की जा सकती। यानी कि सभी स्थान की अपनी अपनी थोड़ी देर में, जैसे कि हम यहाँ पस ले लिए तो यहाँ का ऊंचाई समुद्र तल से अलग होगा, और यहाँ पस लिए तो उसकी ऊंचाई अलग होगा, क्योंकि हमारी धरातल क्या है, उबड़ खाबड़ है, यही इसके कारण है। तो फिर आगे चलते हैं अब समोच्च रेखाओं का प्रदर्शन, यानी कि समोच्च रेखाओं का जो विभिन्न विधि द्वारा प्रदर्शन होता है उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा उच्चावट निरूपण की विधियां, यानी कि जो हमारा समोच्च रेखा है उनको प्रदर्शित करते हैं स्थलाकृतियों के द्वारा, तो उनको किस प्रकार से निरूपित करते हैं इसकी विधियां देखते हैं हम। तो इसकी विभिन्न विधियां है। मानचित्र पर उच्चावत प्रदर्शित करने की विधि 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें से उसके भेद जो है ये यहाँ पास दिया हुआ है, तो इसे आप लिख सकते हैं। इसमें एक समोच्च रेखा भी है उन विधियों में, इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इसका व्याख्या हम आगे नीचे अध्ययन करेंगे, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये देखिए समोच्च रेखा द्वारा कितने प्रकार से प्रदर्शित की जाती है, ये यहाँ पास दिखाया गया है। समोच्च रेखा तथा हेस्यूर विधि, समोच्च रेखा स्थानिक ऊंचाई तथा हेस्यूर विधि, ये पूरा समोच्च रेखा द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है मानचित्र का। तो यही हम आगे अध्ययन करेंगे। हेस्यूर प्रणाली समोच्च रेखा प्रदर्शित करने वाला है ये। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, जो विधि है उनके बारे में। इसके बाद उसका इस विभिन्न स्थलाकृतियों द्वारा इसका प्रदर्शन अध्ययन करेंगे समोच्च रेखाओं का। तो पहले इसको प्रदर्शित करने की विधि के अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें है सबसे पहले हेस्यूर प्रणाली। तो ये हेस्यूर प्रणाली क्या है ये देखते हैं। महीन एवं पास पास खींची गई खंडित रेखाओं की सहायता से पर्वतीय छायाकरण करके मानचित्र में उच्चावत प्रदर्शित करने की विधि हेस्यूर प्रणाली कहलाती है। ये देखिए आपके वाइवा में पूछ दे कि हेस्यूर प्रणाली क्या है, उसके लिए ये मेन टॉपिक है। यानी कि महीन का मतलब क्या होता है, बहुत ही बारीक, एकदम बारीक। ये देखिए इस प्रकार से एकदम बारीक उसको खींचना है, ठीक है, ये होता है महीन। और पास पास खींची गई खंडित रेखाएं, इसकी सहायता से क्या करते हैं हम, पर्वतीय छायाकरण यानी कि पर्वतीय जो ढाल है उसको प्रदर्शित करते हैं। और मानचित्र में उचार प्रदर्शित करने की विधि को हेस्यूर प्रणाली कहा जाता है। यानी कि ये हमारा क्या है, समतल कागज है और इसमें हमारा मानचित्र बना रहे हैं। इसमें क्या करें हम, बहुत ही बारीक महीन कड़ी कड़े के माध्यम से या समोच्च रेखा के माध्यम से इसको हम थोड़ा सा वो कर देते हैं इसकी। ये देखिए अब इसको हम प्रदर्शित करते हैं, ये ऐसे पास पास हम इसको प्रदर्शित कर लेंगे, हमारा जो रेखा रहेगा उसको। तो ये क्या होगा, बारीक और महीन करने द्वारा हम छायाकरण करेंगे उसका, तो ये हेस्यूर प्रणाली कहलाएगा।
हैशूर बनाने के लिए मूल नियम का होता है जो लेहमान के नाम से जाना जाता है। यानी कि हैशूर प्रणाली से जो हम पर्वत का छायाकरण करते हैं या दिखाते हैं उसको क्या कहता है, लेहमान कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। एक ऑस्ट्रियल जो सैन्य अधिकारी है उन्होंने 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इसका प्रतिपादन किया था। इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में जो ऊंचे भाग है उससे जो नीचे भाग है उसकी ओर जल बहने की दिशा में समांतर किंतु खंडित रेखाएं बनाकर मानचित्र में उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। यह तक के आपका ये मेन टॉपिक है, यह तक के आप लिख लेंगे, इधर को छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना को आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। ये देखिए प्रदर्शित किया जाता है तक के आपको करना है इसमें, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक के आपको लिखना है, समझ लीजिए। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लेकिन उतना जो मेन टॉपिक है वो हम बता दिए आपको। इधर से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछते वाइवा में, तो अपने जानकारी बढ़ाने के लिए इधर आगे को पढ़ सकते हैं आप। हम देखते हैं अब ये हैशूर जो मेथड है उसका गुण देखते हैं, हैशूर प्रणाली का गुण। तो ये स्क्रीनशॉट कर लिए। अब हम देखते हैं हैशूर प्रणाली के गुण। हैशूर प्रणाली के गुण। हैशूर प्रणाली में निम्नलिखित गुण है। फर्स्ट है, सही ढंग से खींची गई हैशूर रेखाओं से ऊंचाई या निचाई का प्रदर्शन इतना स्पष्ट होता है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी मानचित्र देखकर ऊंचाई संबंधित विशिष्ट लक्षणों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी कि ये जो हैशूर विधि है इसमें क्या करते हैं, बहुत महीन कण और पास पास समोच्च रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं जो पर्वत की छायाकरण है उसको। तो इसको बहुत से जो सामान्य व्यक्ति है वो भी इसको अध्ययन कर पाएगा, इसके जो लक्षण होते हैं उसको देख करके, ये कहा गया है। फिर इसका सेकेंड गुण ये है कि इसमें जो समतल क्षेत्रों के उच्चावच है उनको मानचित्र में प्रदर्शित करने के लिए यह विधि विशेष उपयोगी है, परंतु तेज ढाल वाले क्षेत्र है उनके लिए या चट्टानी या पर्वतीय प्रदेश के उच्चावच को हैशूर विधि द्वारा सरलतापूर्वक दिखाया जा सकता है। ये देखिए ये क्या है आपका, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसको जो मानचित्र है उसको प्रदर्शित करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें तेज ढाल, आपके पर्वतीय प्रदेश और चट्टानी सभी क्षेत्र को सरलतापूर्वक दर्शा सकते हैं इसके माध्यम से। फिर तीसरी इसकी विशेषता या गुण है, समोच्च रेखी जो मानचित्र है इसमें समोच्च रेखा अंतराल अधिक होने के कारण छोटे छोटे स्थलाकृतिक लक्षण जैसे नदी वेदिकाएं, छोटे कटकें तथा घोर रंध्र आदि का प्रकार के जो ओझल हो जाते हैं, परंतु हैशूर द्वारा इन लक्षणों को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है। यानी कि इसमें छोटे तथ्यों को दर्शाया जाता है। इसमें डायग्राम में भी देखिए ये एकदम बारीक रेखाओं द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए ये है आपका हैशूर विधि द्वारा जो मानचित्र प्रदर्शन है उसका डायग्राम दिया हुआ है। खींचना चाहे तो खींच सकते हैं इसको भी। ये देखिए ठीक है, हैशूर विधि द्वारा डायग्राम का प्रदर्शन, और इसको भी खींच लीजिए आप, इसका गुण को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसकी दोष की ओर, हैशूर मेथड की। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर पढ़ाई करते हैं हम। हैशूर मेथड के दोष। हैशूर विधि में निम्नलिखित दोष हैं। इसमें कौन कौन से दोष है ये पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट है, यद्यपि इस विधि से ढाल की दिशाओं का प्रभावशील ढंग से निरूपण होता है, परंतु हैशूर विधि मानचित्र से स्थलाकृतियों की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात नहीं की जा सकती। यानी कि इसमें क्या है, इसकी प्रमुख दोष यह है कि इसमें ढाल है उसको सही ढंग से हम प्रदर्शित कर सकते हैं,
लेकिन उसकी समुद्र तल से ऊंचाई है उसको ज्ञात नहीं कर सकते, उसको समुच्च रेखा के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। लेकिन ये हेस्यूर विधि जो है इसके प्रदर्शन का, इससे वो केवल उनकी ढाल को प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके ऊंचाई को ज्ञात नहीं कर सकते। ये इसकी मुख्य क्या है, दोष है हेस्यूर विधि के। तो इसे याद रखेंगे, ये आपके वाइवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हेस्यूर विधि में समुद्र तल से किसी धरातल की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते, केवल उसकी ढाल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम अगले टॉपिक में चलते हैं। यह विधि केवल बड़ी मापनी पर बड़े मानचित्र के लिए उपयुक्त है। यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम किसी छोटे क्षेत्र को बड़े मापनी पर विस्तार से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात बड़ी मापनी पर बने हुए जो मानचित्र है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। छोटी मापनी पर बने मानचित्रों में हेस्यूर रेखाओं द्वारा उच्चार प्रदर्शित करना अत्यंत कठिन होता है, ये कहा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसकी जो दोष है वो है हेस्यूर रेखाओं के द्वारा उर्मिल भूमि तथा पहाड़ी क्षेत्रों के उच्चावच का स्पष्ट प्रदर्शन नहीं होता, क्योंकि इन प्रदेशों के उच्चावच को हेस्यूर से दिखलाने में प्रक्रम मानचित्र में जो काल्पेन है उनकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि समूचा मानचित्र अस्पष्ट एवं धूमिल सा प्रतीत होने लगता है। यानी कि इसमें जो हम काल्पनिक जो रेखा प्रदर्शित करते हैं वो क्या हो जाता है, धूमिला टाइप का दिखाई देने लगता है, यानी कि ब्लर दिखता है, ये समझ लीजिए आपके भाषा में। फिर नेक्स्ट इसकी जो देश है वो है सही ढंग से हेस्यूर बनाने के लिए अपर्याप्त अभ्यास और भू आकृतियों के संबंध में बहुत ही अधिक ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि इसके लिए पहले से ही हमें अभ्यास करना आवश्यक है हेस्यूर विधि के लिए बनाने के लिए। अतः इस विधि का प्रयोग केवल अनुभवी मानचित्रकार ही करते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, बहुत ही महीन और आसपास, यानी कि ये आपका जो समुच्च रेखाएं हैं ये महीन होना चाहिए और ये पास पास भी बने होने चाहिए इस प्रकार से। तो इसीलिए ये क्या है, बहुत ही कठिन होता है। ये होता है आपका हेस्यूर मेथड कंप्लीट। अब हम देखते हैं पर्वतीय छायाकरण मेथड, हिल शेडिंग मेथड। ये सेकेंड है आपके समुच्च रेखा प्रदर्शित करने का। तो इसको भी देख लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद सभी मेथड का क्रमवार अध्ययन करने के बाद स्थलाकृति प्रदर्शन देखेंगे। इसमें पर्वतीय छायाकरण, पर्वतीय छायाकरण को प्लास्टिक छायाकरण भी कहा जाता है। इस विधि से बनाया गया मानचित्र किसी उच्चावच प्रतिरूप का ऊपर की ओर से लिया गया फोटोग्राफ से प्रतीत होता है। यानी कि आपका जो पर्वतीय छायाकरण है विधि है, ये क्या है, कोई भी उच्चावच हो उसका ऊपर से फोटोग्राफ लेते हैं या फोटो खींचते हैं तो जैसे दिखता है वैसे ही उसमें दिखाई देता है। पर्वतीय छायाकरण के द्वारा उच्चावच दिखलाने के लिए धरातल पर भू आकृतियों पर ऊपर से अथवा ऊपरी पश्चिमी कोने की ओर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। यानी कि इसको प्रकाश के माध्यम से दर्शाया जाता है। इस प्रकार अंधेरे में पड़ने वाले भाग में छायाकरण कर देते हैं इसमें। यानी कि जिस भाग में अंधेरा पड़ेगा उस भाग में क्या करेंगे, हम छायाकरण कर देंगे, और जिस भाग में प्रकाश पड़ेगा उस भाग में हम क्या कर देंगे, उसको खाली छोड़ देते हैं। ये होता है हमारा पर्वतीय छायाकरण विधि, हिल शेडिंग मेथड। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एक क्षेत्र हो गया और इधर से सूर्य उगा है तो इस ओर क्या पड़ेगा, रोशनी पड़ेगा, तो इस ओर को हम खाली छोड़ देंगे। लेकिन हमारा ये जो पिछले वाला क्षेत्र है यहाँ पास क्या है, अंधेरा है, तो इस क्षेत्र को हम समुच्च रेखाओं द्वारा इसको क्या करेंगे, अंतर्वेशित कर देंगे। यानी कि इस ओर क्या है, इस ओर उसका छाया नहीं पड़ रहा है, इस प्रकार से। तो ये इसका सामान्य जानकारी होगा। आगे आप लिखने के लिए इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हेस्यूर मेथड के बाद ये हो गया आपका पर्वतीय छायाकरण, तो इसे स्क्रीनशॉट कीजिए पर्वत छायाकरण को। फिर इसका आगे है पर्वतीय छायाकरण का, यहाँ से इसके बाद हम अध्ययन करेंगे पर्वतीय छायाकरण विधि का गुण। पहले इसका डायग्राम भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये देखिए,
इसको ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से कोई फोटो खींचे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका गुण देखते हैं हम, पर्वतीय छायांकन विधि का गुण। इस विधि के निम्नलिखित गुण है। इसमें फर्स्ट है, पर्वतीय छायांकन के द्वारा किसी क्षेत्र के उच्चावच संबंधी सामान्य लक्षणों को स्पष्ट किया जा सकता है। ये इसकी महत्वपूर्ण गुण है कि इसमें भी किसी क्षेत्र के उच्चावच से संबंधित यानी कि स्थलाकृति से संबंधित उसके लक्षण को अधिक मात्रा में स्पष्ट कर सकते हैं। और ये उच्चावच के अर्थ आप समझे कि नहीं, ये इसलिए हम उच्चावच का अर्थ भी बताते हैं। उच्चावच का मतलब होता है पर्वत, पठार, मैदान जो भी है, यानी कि हमारे जो धरातली स्वरूप है, उबड़ खाबड़ है, कभी पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं पर और मैदान है, कहीं झील है, तो इसी को उच्चावच के नाम से प्रदर्शित किया जाता है आपके भू आकृति विज्ञान के अनुसार। ठीक है, तो उच्चावच का मतलब क्या होता है, आपके जो धरातली स्वरूप है, पर्वत, पठार, मैदान, झील जो भी है, उसको उच्चावच का नाम दिया जाता है। ठीक है। अब फिर सेकंड, यह विधि छोटी मापनी पर बने मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। यानी कि छोटे मानचित्र पर, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र को हम क्या करते हैं, मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एटलस मानचित्र है, ये होता है छोटी मापनी पर बने मानचित्र है, एटलस मानचित्र है, ये इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ये क्या होता है, इसे हम पर्वतीय छायांकन विधि द्वारा ही बनाए रहते हैं। फिर सेकेंड इसका गुण है, पर्वतीय प्रदेशों के उच्चावच को इस विधि के द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखलाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट इसकी गुण है, सांस्कृतिक एवं आर्थिक तथ्यों को उच्चावच की पृष्ठभूमि में प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने की अन्य विधियों की तुलना में यह विधि यानी कि पर्वतीय छायांकन विधि क्या है, बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होता है, बहुत ही उपयोगी और सरल सिद्ध होता है। अब इसके दोष देखते हैं, पर्वतीय छायांकन विधि के दोष। तो इसके क्या क्या दोष है ये अध्ययन कर लेते हैं। इस विधि के द्वारा मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने में लगभग वे सभी दोष विद्यमान रहते हैं जो हैशूर मानचित्र में होते हैं। पर्वतीय छायांकन की विधि के अवगुण यानी कि उसके दोष कौन कौन से हैं ये देखते हैं। फर्स्ट है, हैशूर रेखाओं की तरह पर्वतीय छायांकन से मानचित्र में प्रदर्शित भू आकृतियों की समुद्र तल से ऊंचाई का पता नहीं चलता। यानी कि इसमें भी क्या होता है, जो समुद्र तल से ऊंचाई है उनका पता नहीं चलता इसमें। जैसे कि हैशूर रेखाओं में पता नहीं चला, उसी प्रकार इसमें भी नहीं चलता। फिर सेकेंड है, इन मानचित्रों से ढाल की मात्रा का भी सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ढाल की मात्रा का भी इसमें सही अनुमान नहीं लगा सकते, हम केवल प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर तीसरा इसका दोष है, पर्वतीय छायांकन के द्वारा उच्चावच दिखलाने वाले मानचित्र से यह निश्चित करना प्राय कठिन हो जाता है कि धरातल पर कौन सा भाग कितना नीचा है और कौन सा भाग कितना ऊंचा है, ये निश्चित नहीं हो पाता। अतः मानचित्रों में घाटी व पर्वत जो स्कंद है एवं पठार है व मैदान है, इसमें भेद स्थापित करना कठिन होता है। यानी कि कोई घाटी क्षेत्र है उसका हम छायांकन करें तो उसमें थोड़ा दिक्कत जाता है। फिर ये नेक्स्ट विधि है, इसको बोलते हैं ट्रैकोग्राफीय विधि। तो ये ट्रैकोग्राफीय मेथड ये तीसरा है उसका प्रदर्शित करने का समुच्च रेखा। तो ये क्या है, इसका भी अध्ययन करते हैं। एक ही क्लास में इसको कंप्लीट कर रहे हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा लगेगा आपको, लेकिन इसे कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। तो इसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले वाले जो अध्ययन किए हैं इसको। पर्वतीय छायांकन ये तो खींच ले, उसके गुण में आए थे हम लोग, तो गुण को पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। अब उसके आगे का जो गुण है वो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर उसके जो दोष है उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम चलते हैं ट्रैकोग्राफी विधि की ओर। तो ये क्या है ये अध्ययन करते हैं, ट्रैकोग्राफी मेथड।
जो ट्रैकोग्राफी मेथड है या विधि है, इसमें मानचित्र में औसत ढाल तथा अपेक्षित उच्चावत दोनों का चित्र में निरूपण किया जा सकता है। ये क्या है? ट्रैकोग्राफी विधि कहलाता है। यानी कि एक तरीके से कहे तो ट्रैक के माध्यम से, ट्रैकिंग क्या करते हैं हम, निर्धारित करना होता है। उसके माध्यम से इसमें क्या करते हैं, कोई भी क्षेत्र है या उच्चावच है उसका औसत ढाल और उसका अपेक्षित जो उच्चावच है उसको दर्शाते हैं। इसमें यह जान लेना आवश्यक है कि ढाल की मात्रा को औसत ढाल के रूप में व्यक्त करते हैं तथा अपेक्षित उच्चावच का अर्थ है घाटी तली से पर्वत शिखर तक की खड़ी दूरी है। यानी कि बस उच्चावच की अपेक्षा क्या है, घाटी तल से जो पर्वत शिखर है उस तक की जो खड़ी ढाल है उसको प्रदर्शित किया गया है। ये है। फिर आगे है, मानचित्र के उच्चावच आदि प्रदर्शित करने के लिए एक पहाड़ी नुमा वक्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, इस विधि में मानचित्र में इसको प्रदर्शित करने के लिए एक पहाड़ी नुमा वक्र का प्रयोग किया जाता है, कर्व का। यानी कि इस प्रकार से पहाड़ी नुमा, हमारा पहाड़ किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है, तो इसी प्रकार से हमें वक्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे प्रकार से। ठीक है, तो ये इसका सामान्य जानकारी हो गया। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो क्लास ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए क्योंकि हमारा बहुत सारा कंटेंट इसमें बचा है। इसका जो मेन टॉपिक है उसे हम समझाते चलेंगे। फिर है नेक्स्ट, चौथा आ गया हमारा आकृतिक विधि, मोर्फोग्राफिक मेथड। तो ये क्या होता है ये देखते हैं अब। आकृतिक विधि, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। उच्चावच लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा मानचित्रों में भौतिक दृश्य भूमि के प्रदर्शन की विधि को आकृतिक विधि कहते हैं। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, जो उच्चावच लक्षण है उससे मिलते जुलते जो प्रतीक है, यानी कि इसमें हम प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जो भौतिक दृश्य भूमि है या भौतिक लक्षण है उसको प्रदर्शित करने का जो विधि है उसी को क्या कहते हैं, आकृतिक विधि कहते हैं, मोर्फोग्राफिक मेथड। यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, कुल मिलाकर किसी भी स्थलाकृति है उसका जो भौतिक लक्षण है उसको किसी प्रतीक चिन्ह के माध्यम से या संकेत के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये कहलाता है हमारा मोर्फोग्राफिक मेथड। अब इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी और है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1921 में ए लोबैक के द्वारा किया गया था, यानी कि लोबैक ने किया। इसके पश्चात 1931 में इरविज रेज ने किया। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहाँ तक कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है तो इसको आप याद रखेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आगे महत्वपूर्ण टॉपिक इसी में है तो वो भी बताते हैं कहाँ पास पूछते हैं। इस विधि में प्रयोग किए जाने वाले जो प्रतीक स्थलाकृति लक्षण है उसको 45 अंश के कोण पर लिए गए वायु फोटो चित्र पर आधारित होते हैं। यानी कि ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें क्या होता है, जितने भी हम प्रदर्शित करते हैं मानचित्र या स्थलाकृति वो क्या होता है, 45 अंश के कोण पर जो लिए गए वायु फोटो चित्र है उस पर आधारित होता है। ये पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है, इसको बस आप याद रखेंगे ताकि वाइवा में पूछे तो आप आसानी से बता सके। ठीक है, फिर इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसमें कुछ और नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये देखिए इसमें वो इसका वो दिया गया है आकृतिक प्रतीक। ऐसे ही प्रतीक के माध्यम से इसमें क्या किया जाता है, डायग्राम बनाया जाता है या आपकी स्थलाकृति उसको प्रदर्शित की जाती है। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे।
फिर आगे बढ़ते हैं हम। स्थानिक ऊंचाइयाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट है जिसके द्वारा समुच्च रेखाएं प्रदर्शित की जाती है। स्थानिक ऊंचाइयाँ जो है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। स्थानिक ऊंचाइयाँ, स्पॉट हाइट्स, मानचित्र में किसी भी स्थान की विशेष की स्थिति एवं समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे पूछ दिया जाता है यहाँ तक के, तो यहाँ तक के इसको याद रखेंगे। यानी कि किसी भी मानचित्र में हम क्या करते हैं, किसी विशेष स्थान को लेते हैं। जैसे कि आप अपने जिला को ही लीजिए, तो उसकी स्थिति और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले जो बिंदु है वह उसकी स्थानिक ऊंचाई बन जाएगा आपके जिले का। ये होता है स्थानिक ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है इसमें का। और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहीं तक का लिखना है आपको इसमें। फिर हम छठवें में पढ़ेंगे तल चिन्ह, बेंचमार्क। ये क्या होता है? बेंचमार्क जो है भवनों की दीवारों, नदियों, नहरों के पुलों तथा लोहे के खंभों आदि पर वास्तविक सर्वेक्षण के अनुसार अंकित समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? तल चिन्ह कहा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे कि तल चिन्ह किसे कहा जाता है या बेंचमार्क किसे कहा जाता है समुच्च रेखा में। तो भवन की दीवार, नदियाँ, नहर या पुल या लोहे के खंभे आदि को उसके वास्तविक सर्वेक्षण के अनुसार अंकित करते हैं। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले जो चिन्ह तल है उसी को कहते हैं। यानी कि आपका जो घर का दीवार है या आपके गांव में जो नदी नहर है या पुल है या लोहे से बनी कोई स्तंभ है, उसकी वास्तविक यदि आप सर्वेक्षण करते हैं और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं तो वही चिन्ह क्या कहलाता है? तल चिन्ह कहलाता है। अब तल चिन्ह और जो आपका समुद्र स्थानिक ऊंचाई जो पढ़े हैं अभी पिछले में, तो इसके मध्य अंतर क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि तल चिन्ह में आपको किसी भी प्रकार की समस्या न आए। तो तल चिन्ह तथा स्थानिक ऊंचाई में अंतर समझ लेना आवश्यक है। स्थानिक ऊंचाई के द्वारा मानचित्र पर धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई का बोध कराते हैं। यानी कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है आपके गांव या आपके जिला का, ये दर्शित करते हैं। लेकिन क्या करते हैं इसमें तल चित्र में हम क्या करते हैं, उसमें दीवार जो दीवार द्वारा अंकित है उसे किसी चिन्ह की समुद्र तल से ऊंचाई बतलाते हैं इसमें। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दीवारों या जो स्तंभ वगैरह है या नदी नहर है उसकी ऊंचाई को इसमें प्रदर्शित करते हैं हम। ये है, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है त्रिकोणमिति स्टेशन। तो ये त्रिकोणमिति स्टेशन क्या है? त्रिकोणमिति स्टेशन, इससे तात्पर्य है मानचित्र पर अंकित उन स्थानों से जहां त्रिभुजन विधि के द्वारा सर्वेक्षण करते समय कोण मापे जाते हैं। यानी कि इसमें क्या कहा जाता है त्रिकोणमिति, मतलब यदि हम त्रिभुज विधि द्वारा सर्वे करते हैं तो उसमें जो कोण मापन करते हैं वही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति स्टेशन कहलाता है। तो आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि हम यदि त्रिभुज विधि द्वारा सर्वे कार्य करते हैं तो उसमें जो कोण मापन करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति स्टेशन। यहाँ पर स्थापित जो करते हैं स्टेशन बी स्टेशन जो भी है उसी को कहते हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये क्या है। फिर नेक्स्ट है आकृति रेखाएं। तो ये आकृति रेखाएं क्या है ये देखते हैं। मानचित्र में समोच्च रेखाओं के मध्य खींची गई अनुमानित समोच्च रेखाएं आकृति रेखाएं कहलाती है। यानी कि मानचित्र में हम क्या करते हैं, कुछ अनुमानित समोच्च रेखाएं खींचते हैं, उसी को क्या कहते हैं? आकृति रेखाएं कहते हैं। ये आपके त्रिकोणमिति स्टेशन का बना हुआ है, ये डायग्राम को स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो कर लीजिए। और ये समोच्च रेखाएं हैं, समोच्च रेखाएं कभी जो खींचना चाहे तो खींच लेंगे। ये देखिए ये होता है समोच्च रेखाएं, समान रेखाओं को मिला रहा है।
0 मीटर का 0 मीटर से ही मिला है, 100 मीटर का 100 मीटर से ही आकर गोल घूम कर मिल गया है, 200 मीटर का 200 मीटर से ही मिला है। और रेक्टेंगल को आप दिखाएंगे, सॉरी ये थोड़ा सा मिस हो गया पेज जो है, रुकिए हम वापस लेके आते हैं। ये देखिए, यदि हम इस विधि से प्रदर्शित करें तो इसमें भी हमें क्या करना है, समान रेखाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये 100 मीटर का जो है 100 मीटर से ही आकर के इस प्रकार से ऐसे पीछे से ये 100 मीटर में ही मिला हुआ है। ये 200 मीटर का मिला है तो ये 200 मीटर में ही ऐसे मिला हुआ है। तो इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। समोच्च रेखाएं मतलब समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा है। तो ये इसका डायग्राम यहाँ पर है। अब हम देख रहे थे आकृति रेखाएं। तो ये जो आकृति रेखाएं ये क्या है, समोच्च रेखाओं को प्रदर्शित करने वाली अनुमानित रेखाएं हैं। तो इसमें इतना ही याद रखना है आपको आकृति रेखा में, बाकी सबको आपको नहीं लिखना है और याद भी नहीं रखना है, ठीक है। वो इसके बारे में कुछ सामान्य दिया हुआ है। अब हम देखते हैं समोच्च रेखाएं ये क्या है। समोच्च रेखाओं द्वारा इसका प्रदर्शन होता है कंट्रोल लाइन का। समोच्च रेखाओं की सहायता से मानचित्र में ऊंचाई प्रदर्शित करने की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे जो मानचित्र है उसको वास्तविक रूप में प्रदर्शित करता है। तो इसमें समोच्च रेखा की विशेषता बताई गई है, जो कि हम सबसे प्रारंभ में ही समोच्च रेखा के अर्थ परिभाषा उसकी विशेषता पढ़ चुके हैं। तो इसको हमें अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप थोड़ा सा समोच्च रेखा क्या है ये बस आपको लिखना है। इसमें आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हम ध्यान देते हैं मानचित्र में समोच्च रेखा बनाते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो इसमें समोच्च रेखा बनाते समय निम्न तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है, और वो है यहाँ से प्रारंभ है। तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। समोच्च रेखा कम तथा जो लघु मोड़ है उनसे रहित तथा एवं लगातार एक समान निष्कोण वक्रों के रूप में खींची जानी चाहिए। यानी कि आप जो समोच्च रेखा खींच रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, लघु मोड़ से रहित। यानी कि किसी भी प्रकार की, ये इस प्रकार से यदि हम लघु मोड़ बना रहे हैं तो ये हमारा समोच्च रेखा गलत हो जाएगा। इसे हमें कैसे बनाना है, हमें एक इस प्रकार से निर्धारित करके बनाना है। तो ये हमारा राइट है और ये गलत है, ये बोला गया है। समोच्च रेखाएं बनाने से पूर्व मानचित्र में अपवाह तंत्र को बना लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, समोच्च रेखाओं से सही सही बिंदुओं से गुजरा जा सके। यानी कि जो प्रवाह अपवाह तंत्र है उस रेखा को बना लेना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम कि उसका ढाल किस ओर है। फिर नेक्स्ट जो इसकी ध्यान देने योग्य बात है या आवश्यक बात है वो है अधिक ऊंचे क्षेत्रों का उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखांतराल को सदैव बड़ा रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसकी आवश्यकता है प्रत्येक समोच्च रेखी मापनी के नीचे समोच्च रेखांतराल लिख देना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, उसको सही रूप से प्रदर्शित कर सके। फिर नेक्स्ट इसकी आवश्यक है समोच्च रेखाओं के मान एक सीधे में यानी कि एक सीध में होना चाहिए। प्रत्येक रेखा के ऊपर ऊंचाई की ओर को लिखे जाते हैं। कभी कभी रेखाओं के मान उनके ऊपर लिखने के बजाय रेखाओं को एक सीध में खंडित करके प्रत्येक रेखा के मध्य में उनका फीट या मीटर माप दिया जाता है। यानी कि ये हम क्या करें, समोच्च रेखाएं खींचे हैं तो इनके में ये देखिए ये स्थान छोड़ दिए, ये 700 मीटर का, ये 600 मीटर का, इस प्रकार से हम बीच को ही खंडित करके इसमें दर्शा देते हैं, ये बताया गया है। फिर है नेक्स्ट इसकी आवश्यक बात, छठवां है समोच्च रेखा मानचित्र बाद में लघुकरण किया जाता है। तो समोच्च रेखाओं तथा स्थानिक ऊंचाइयों के मान आवश्यकता अनुसार कुछ बड़े आकार में लिखने चाहिए, जिससे लघुकरण के पश्चात मानचित्र में उन्हें सफलतापूर्वक पढ़ा जा सके। यानी कि इसको जो मानचित्र में लिखते हैं वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इसके पश्चात है 7, यदि अधिक मान वाले किसी समोच्च रेखा के घिरे भाग में कोई गर्त जैसे क्रेटर आदि स्थित हो तो
उस गर्त को दिखलाने वाली समोच्च रेखा के अंदर की ओर छोटी छोटी रेखाओं के छायाकरण कर देना चाहिए। यानी कि यदि आपका ये मानचित्र है, इसमें यहाँ पास कोई गर्त है, तो इसमें क्या करेंगे, छोटी रेखा द्वारा इसको छायाकरण यानी कि पूरी तरीके से इसको बारीक रेखा द्वारा इसको प्रदर्शित कर देना है, ये बोला गया है। फिर नेक्स्ट है, इसकी आवश्यकता है मानचित्र में समोच्च रेखाएं एक किनारे से दूसरे किनारे तक अथवा बंद प्रतिरूप में बनानी चाहिए, अर्थात उन्हें मानचित्र में लटकी हुई अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि उसे कंप्लीट बंद बनानी चाहिए। समोच्च रेखा जो है ये ऐसे, ना कि इसको ऐसे करके इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, समोच्च रेखा है उसको, ये कहा गया है। फिर 9वां इसका जो आवश्यक बात है वो है, यद्यपि लंबवत ढाल होने की दशा में विभिन्न मान वाली समोच्च रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं, परंतु विभिन्न मान वाली दो समोच्च रेखाओं को परस्पर काटते हुए नहीं बनाया जाता। यानी कि इसमें जो समोच्च रेखा है इसको आपस में काटते हुए नहीं दर्शाएंगे, ये कहा गया है। तो इसको बस यहीं तक के लिखना है आपको। समोच्च रेखा की जो आवश्यक बातें हैं वो यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लिखने के लिए फाइल में। छठवां से ये, तो इसका यहाँ पास कुछ उप विधि दी है तो इसको नहीं लिखना है आपको, केवल यहाँ तक के ही लिखना है इसको, ठीक है। इसके आगे इधर को नहीं लिखना है, इधर हम बताएंगे जहाँ पास जरूरत पड़ेगा वहाँ पास। यहाँ का अब देखेंगे हम जो समोच्च रेखाएं हैं उसका अंतर्वेशन, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर रेखाएं, समोच्च रेखाओं का अंतर्वेशन देखेंगे इसमें हम। अब ये क्या होता है ये देखते हैं। मानचित्र में स्थानिक ऊंचाइयां की सहायता से समोच्च रेखाएं बनाने की विधि समोच्च रेखा अंतर्वेशन कहलाती है। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, मानचित्र में स्थानिक ऊंचाई की जो सहायता से जो समोच्च रेखा बनाते हैं उसी विधि को क्या कहते हैं, समोच्च रेखा अंतर्वेशन विधि कहते हैं। यानी कि समोच्च रेखा प्रदर्शित करने की जो विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, स्थानिक ऊंचाई को दर्शाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, समोच्च रेखा अंतर्वेशन। इस विधि के द्वारा जो समोच्च रेखाएं बनाने का कार्य होता है वो निम्न चरणों में पूर्ण होता है। यानी कि समोच्च रेखा प्रदर्शित करने की कुछ चरण है या कुछ क्रमांक है वो निम्न प्रकार से है। तो इसमें फर्स्ट है, सर्वप्रथम थियोडोलाइट या डंपी लेवल अथवा क्लाइनोमीटर आदि के सर्वेक्षण यंत्रों की सहायता से धरातल पर विभिन्न स्थानों की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि ये जो थियोडोलाइट है या डंपी लेवल है या क्लेनोमीटर है, ये क्या करता है, समुद्र तल से ऊंचाई नापते हैं इसमें। और इसके बाद इन स्थानों को प्लेन टेबल की सहायता से मानचित्र में स्थापन कर लेते हैं और इनकी स्थानिक ऊंचाइयों के रूप में अंकित करते हैं। ये पहली विधि है। फिर है, और इसमें स्मरण करने योग्य बात है कि स्थानिक ऊंचाइयों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी समोच्च रेखाएं क्या होगी, अधिक शुद्ध होती है। फिर सेकेंड इसमें जो है दूसरा चरण जो है वो है, आप इसे स्क्रीनशॉट करते चलेंगे, ये सेकेंड चरण है उसका। इसमें स्थानिक ऊंचाइयां अंकित कर देने के पश्चात उसके आधार पर ऊंचाई प्रास ज्ञात करते हैं, अर्थात यह देखा जाता है कि सबसे कम तथा सबसे अधिक ऊंचाई दिखलाने वाले बिंदुओं के मान क्या हैं। ये इसका सेकेंड चरण हो जाता है समोच्च रेखा प्रदर्शित करने के। फिर तीसरा इसका चरण है, स्थानिक ऊंचाइयों के द्वारा प्रदर्शित ऊंचाई प्रास को दृष्टि में रखते हुए आवश्यकता अनुसार समोच्च रेखा अंतराल निश्चित किया जाता है। समोच्च रेखा अंतराल का मान सदैव क्या होता है, शून्यांत अंकों जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 100 मीटर इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, 200 मीटर, 1000 मीटर इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि उसका अंतिम जो अंश होगा वो क्या होगा, हमेशा शून्य ही होगा, चाहे 900 हो या 9000 हो या 9 लाख हो, उसमें अंतिम जो छोर होता है वो शून्य होना चाहिए, ये है। फिर इसका
जो चौथा क्रम है वो क्या है, ये देखते हैं। इसमें है समोच्च रेखा अंतराल निश्चित कर लेने के पश्चात मानचित्र में खींची जाने वाली समोच्च रेखाओं के मान निर्धारित करते हैं। ये यहाँ तक कि इसको लिखना है। नियम अनुसार समोच्च रेखाओं के मान भी शून्य अंकों में होने चाहिए। अतः प्रथम समोच्च रेखा का मान याद करने के लिए सबसे नीचे स्थानिक ऊंचाई के मान को शून्यांक में बदल देते हैं। तो यहाँ पर आपको यहीं पर लिखना है, यहाँ तक के इधर लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक के ये चौथा को। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका समोच्च रेखा इसमें प्रदर्शित किया गया है। फिर आपको पांचवा मेथड यहाँ पर दिया हुआ है, पांचवा क्रम। उपरोक्त कार्य के पश्चात समोच्च रेखाएं बनाने के लिए जो अभी डायग्राम देखे हैं उसको बताया गया है इसमें। इस चित्र में प्रदर्शित मानचित्र में अंकित कुल 22 स्थानिक ऊंचाइयों में निम्नवत उच्चावच दिया गया है, जैसे कि 980, 1640, यानी कि इसके लास्ट में 0 होना चाहिए, ये है। अतः चित्र में प्रदर्शित ऊंचाई परास का जो मान है वो 1640 से 980 बराबर 660 मीटर हुआ। यदि समोच्च रेखांतराल 100 मीटर हो तो स्पष्ट है कि मानचित्र में 1000 या 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 या 1600 मीटर वाली 7 समोच्च रेखाएं बनाई जा सकती है। इस प्रकार से होता है ये। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये इसका चरण है, ये लास्ट अंतिम चरण है, इसलिए उसका कम्प्लीटली बताया।